Vahani, Rhythm, Nishka, Chirai. Let's start the session. Transfer of ownership. A second part. Transfer of ownership in case of specific goods. In case of which goods? Specific goods. Specific goods की ownership transfer कैसे होती है? That is what we are learning in the second phase. अब दोनों ध्यान से. जो गुड्स को आपने आइडेंटिफाई कर लिया था कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद, उसे कौन स्पेसिफिक गुड्स कहते हैं? बराबर देख. आज स्पेसिफिक गुड्स आइडेंटिफाई हो चुके थे, आपके हाथ में आ चुके थे, आपको क्या चाहिए? उसकी ओनरशिप ट्रांसफर कब होगी या कैसे होगी? तो सुनना ध्यान से जो मैं बोल रहा हूं. पॉइंट नंबर 1 ये कहता है व्हेन पार्टीज इंटेंड टू ट्रांसफर. क्या बोलता है ये? द ओनरशिप ऑफ स्पेसिफिक गुड्स गेट्स ट्रांसफर्ड व्हेन पार्टीज इंटेंड टू ट्रांसफर. व्हेन पार्टीज इंटेंड टू ट्रांसफर. आप कहोगे सर इंटेंशंस, हाउ डू यू नो इंटेंशन ऑफ पार्टीज? तो लॉ कहता है इंटेंशन कैन बी नोन थ्रू 3 थिंग्स. नंबर 1, टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, conduct of parties, and circumstances of the case. Terms of the contract, conduct of parties, circumstances of the case. इससे क्या समझ में आता है? पार्टीज के इंटेंशन समझ में आते हैं. और जैसे आपको इंटेंशन समझ में आया, उसी बेसिस पे क्या ट्रांसफर होता है? ओनरशिप गेट्स ट्रांसफर्ड. ऑफ विच गुड्स? स्पेसिफिक इन नेचर. आप कहोगे सर इंटेंशन समझ में नहीं आया, तो इंटेंशन समझ में नहीं भी आ सकता. इंटेंशन है, समझ में आ भी सकता है. देव को कोई लड़की प्रपोज करने के लिए ट्राई करिए, देव समझ ही नहीं रहा है. देव समझ भी सकता है, नहीं भी समझ सकता. इंटेंशन समझना पॉसिबल भी है और नॉट पॉसिबल भी है. तो अगर इंटेंशन समझ में नहीं आए तो क्या होगा? वो भी लॉ ने लिखा है. और भूमिका लॉ वहां पे ये लिखता है कि अगर इंटेंशंस आपको पार्टी से, कंडक्ट से, बिहेवियर से, सर्कमस्टेंस से समझ में नहीं आते हैं, तो ओनरशिप ट्रांसफर कैसे होगी हम बताते हैं. तो उसमें कितने पॉइंट्स हैं? 3. नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3. सॉरी 3 पॉइंटर्स है. नंबर 1 कहता है कि अगर गुड्स स्पेसिफिक भी है और रेडी टू डिलीवर भी है, स्पेसिफिक भी और रेडी टू डिलीवर भी है, तो एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ओनरशिप गेट्स ट्रांसफर्ड. कौन से गुड्स है? स्पेसिफिक भी है और रेडी टू डिलीवर भी है, तो ओनरशिप गेट्स ट्रांसफर्ड व्हेन पार्टीज इंटेंड टू ट्रांसफर. अभी क्लियर? और नंबर 2, सर स्पेसिफिक और रेडी टू डिलीवर का एग्जांपल तो सर अगर मैं कहूं थम्स अप की बॉटल हमने हाथ में ले ली, डिलीवरी स्टेट में है ना, उसमें कुछ करना पड़ता है थम्स अप को? नहीं. स्पेसिफिक, रेडी टू डिलीवर. मैंगो फ्रूटी, स्पेसिफिक एंड रेडी टू डिलीवर. जब आपने हाथ में ले लिया, उसमें कुछ करना ही नहीं है, रेडी टू डिलीवर. हेलो, 10 रुपए की है, पता है, लिखा हुआ है. 200 ऐसा कहते हो, 400 आधा लीटर देना, ऐसा बोलते हो मैंगो फ्रूटी को? आधा लीटर देना? नहीं नहीं सर, वो जो है वो है. आधा लीटर नहीं मिलती, अलग नहीं मिलती आपको. जो 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 सैशे में जितना है, आधा लीटर का है तो आधा लीटर, एक तो एक, 200 जो है वो है, आपके लिए अलग नहीं मिलेगी. नंबर 2, स्पेसिफिक गुड्स है बट नॉट रेडी टू डिलीवर. आपने स्पेसिफिक गुड्स को स्पेसिफिक तो कर, लेकिन डिलीवर स्टेट में है या नहीं है? नहीं है. कैसे एग्जांपल दो, मैं बताता हूँ. हमने एक टेबल खरीदा पढ़ाई के लिए, टेबल, ये वाला टेबल ही चाहिए, ये वाला ही चाहिए, स्पेसिफिक हो गया. लेकिन उस टेबल का पॉलिशिंग बाकी है. क्या बाकी है? पॉलिशिंग. तो स्पेसिफिक है, लेकिन रेडी टू डिलीवर नहीं है. तो जब तक इसमें वो कि उतना काम नहीं किया जाएगा जिससे वो क्या बन जाए, डिलीवरल स्टेट में ना आ जाए, एंड बाहर कोई चीज को पता चले,
एंड बायर हैज नोटिस देयर, तब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। तब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। क्या आपको पॉइंट नंबर 2 समझा? पहले में क्या था? नॉट रेडी टू डिलीवर, दूसरे में स्पेसिफिक भी है लेकिन नॉट इन डिलीवरेबल स्टेट। एग्जाम्पल पहले में लिया हमने थम्स अप पेप्सी का, मैंगो फ्रूटी का। दूसरे में लिया टेबल जिसका फर्नीचर पेंडिंग है, पॉलिशिंग पेंडिंग है। नंबर 3 स्पेसिफिक भी है लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ करना पेंडिंग है, जैसे वेइंग, मेजरिंग और टेस्टिंग। जैसे क्या? वेइंग, मेजरिंग या टेस्टिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि इस बॉटल में जितना दूध आए उतना दे दो, तो उसमें दूध कितना जाएगा वो मेजर करना पड़ेगा, तब तक प्राइस पता चलेगी नहीं। आपने कहा कि मम्मी ने बोला है 5 एप्पल दे दो भैया, अब एप्पल का भाव कैसा है? 200 रुपया किलो। तो ये 5 एप्पल कितने के हुए? जब तक तोला नहीं जाएगा प्राइस पता चलेगा नहीं। गोल्ड का चेन खरीदा, कितने का? सर मेजर करने दो। जब तक मेजर करोगे नहीं समझ में कि कितना कैरेट गोल्ड है और कितने ग्राम गोल्ड है, तब तक प्राइस पता चलेगा नहीं। मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ करना जरूरी, जैसे वेइंग, मेजरिंग, उसके बिना प्राइस पता ना चले, तो जब तक वेइंग, मेजरिंग, टेस्टिंग होगी नहीं, प्राइस पता चलेगा नहीं, तब तक ओनरशिप ट्रांसफर होगी नहीं। समझा? आई बेट दिस चैलेंज आउट, ये आप समझ पाओ। आप मॉडल से 500 बार पढ़ोगे, आप समझ नहीं पाओ। स्पेसिफिक गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर कैसे होगी? नंबर 1, नॉर्मली एज पर इंटेंशन ऑफ पार्टीज। इंटेंशन समझ में कैसे आ रहे मैंने बता दिया। नंबर 2, इंटेंशन समझ में नहीं आते हैं तो 3 रूल्स है। अगर स्पेसिफिक गुड्स इन रेडी टू डिलीवरेबल स्टेट। नंबर 2, स्पेसिफिक गुड्स बट नॉट इन डिलीवरेबल स्टेट। नंबर 3, स्पेसिफिक गुड्स विच हैज टू बी वेड, मेजर्ड और टेस्टेड टू फाइंड प्राइस। खत्म। हेलो, समझा मैंने क्या बोला? लिखा हूं मैं आपको नोट्स अभी इसके ऊपर। यस और नो? यस। जिनके वीडियो ऑफ से मैं आपके डाउट सॉल्व नहीं करूंगा, ठीक है? तो डोंट ब्लेम मी फॉर दिस। आई एम सॉरी फॉर दैट, आई हैव माय ओन रूल्स। बाकी आपको ना आए आपकी नसीब। यहाँ पे आ जाओ। देखो, पहले इतना पढ़ो। इतना। आपने पढ़ लिया तो मुझे बताओ। हेलो, एक पार्ट हो गया? इतना इतना हो गया एकदम? हो गया। उसके बाद अगर इंटेंशन समझ में नहीं आते, इफ इंटेंशंस कैन नॉट बी जज, तो क्या क्या होगा? हेडिंग देखो, स्पेसिफिक विच स्टेट, डिलीवरेबल स्टेट। हेडिंग नंबर 2, देव, टू बी पुट इन डिलीवरेबल स्टेट, यानी डिलीवर होना का कुछ कारीगरी करना बाकी है। जीन्स का ऑल्ट्रेशन बाकी है, जीन्स दिया दिए उन्हें, लंबा जीन्स था, अरे सर मेरी हाइट ही नहीं इतनी, काटना पड़ेगा, कटवा देंगे। तो जब तक काट के रेडी नहीं होगा तब तक ओनर ट्रांसफर नहीं हो सकती। नंबर 3, टू बी वेट, मेजर और टेस्टेड। एप्पल, 1 किलो एप्पल, गोल्ड एक्सेट्रा। अब मैंने तीनों का तीनों का पार्ट आपको समझा दिया है। डू यू अग्री? अब आप पढ़ सकते हो और चेक करके फिनिश कर सकते हो। डू यू अग्री? फटाफट भूमिका, कम ऑन फास्ट।
आई होप आपने पढ़ लिया होगा इतने टाइम में। आपको क्लैरिटी आ नहीं गया हो, कुछ भी क्वेरी हो तो मुझे पूछो, फिर मैं आगे जाता हूँ फटाफट। एनी डाउट? एनी डाउट? नो? कैन आई मूव फॉरवर्ड? लास्ट पार्ट बता देता हूँ, फटाफट पढ़ लेना। अगर गुड्स सोल्ड ऑन सेल और अप्रूवल है, सेल और देख लेना, पसंद है तो रखना, सर वापस कर देना, नहीं तो फिर इसे हम क्या कहते हैं, गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस। अब गुड्स सोल्ड अप्रूवल बेसिस की ओनरशिप ट्रांसफर कैसे होगी? जब गुड्स की अप्रूवल बायर दे दे तब, या फिर जब बायर उसको वापस ना करे उस समय में, जो समय बोला गया था वापस करने का, या फिर रीजनेबल टाइम पूरा होने तक वापस ना करें, या फिर उस गुड्स को बायर ने किसी और को बेच दिया है, या फिर गिरवी कर दिया है, या गिफ्ट कर दिया है। ये तीनों सिचुएशन से हमें समझ में आ जाता है कि बायर ने वो गुड्स हमसे खरीद लिया है। गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस में ओनरशिप ट्रांसफर कब होगी? जब बायर अप्रूव करे तब, जब बायर किसी और को बेचे तब, जब बायर उसे गिफ्ट कर दे तब, जब बायर उसे गिरवी रख दे तब, या फिर बायर उसे रीजनेबल टाइम तक वापस ना करे तब, या फिर टाइम जो बोला गया था उस टाइम तक वापस ना करे तब ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। तो आइए आपके सामने ये पार्ट पढ़ लीजिए। तो ये पार्ट, चलो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा इतने समय में, आराम से पढ़ लिया है। कैन वी मूव फॉरवर्ड? क्या ये समझा आपको? जैसे आपने मिस किया है कि रिकॉर्डिंग्स देखे हैं? But I have seen recordings, but मुझे आवाज नहीं आ रही है आपकी। मेरे आपको कुछ सिस्टम इशू लग रहा है। तो कुछ बोलो बच्चों, कुछ बोलो तो। नहीं आ रही है आवाज। yes, sir. कुछ बोला आप लोगों ने? मुझे आवाज नहीं आ रही है।
हेलो। छोड़ो, आपको समझा? सर रिकॉर्ड देखा है मुझे, खाली जस्ट 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 गिव मी इम्प्लाइड देखा है, पूरा देखा है। Just last lecture, आपकी 20. आवाज मुझे नहीं आ रही, आई डोंट नो व्हाई। तो आप अब मत बोलो कुछ फिलहाल, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। मैं आगे जाऊँ? अब देखो इसमें ना नेमो दैट कॉर्न ऑन हैबिट का एक छोटा सा वीडियो बना के रखा है मैंने, ये वाले पार्ट का, जो आप लोग देख लो, मैं आपको भेज दूंगा, आज अपलोड कर दूंगा। एक 20 मिनट्स का वीडियो है, वो आप देख लेंगे, अभी मत देखना। आई टेल यू व्हेन टू सी दैट, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा इंटरलिंक कॉन्सेप्ट है, अभी आपको समझेगा ही नहीं ये क्या है। ठीक है, नेमो दैट कॉर्न नॉन हैबिट। अब हम लोग यूनिट नंबर 5 पे जाते हैं, सॉरी 6 पे जाते हैं। और 6 के अंदर टेक्निकली ये आपका लास्ट चैप्टर है, नंबर 6, दैट इज राइट्स ऑफ बायर एंड अनपेड सेलर। उसके बाद मैंने एक टॉपिक बनाया है, उसको कहते हैं इंटरलिंक कॉन्सेप्ट्स। उसमें सिर्फ हर एक चैप्टर के कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट इंटरलिंक जो हमें वहां पे करने हैं। ठीक है, पहले हम शुरू करेंगे राइट्स ऑफ व्हाट, अनपेड सेलर। फिर हम पढ़ेंगे राइट्स ऑफ बायर। तो अनपेड सेलर के राइट्स जो है ना, उसके तो हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए? नंबर 1, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनपेड सेलर। नंबर 2, नंबर नंबर 2, उसके राइट्स अगेंस्ट द गुड्स पढ़ने हैं। और फिर हमें पढ़ने हैं उसके राइट्स अगेंस्ट द बायर पर्सनली। और फिर खेल खत्म। सुनो, अनपेड सेलर का मीनिंग, फिर राइट्स उसके अगेंस्ट गुड्स, और उसके राइट्स अगेंस्ट बायर पर्सनली। ये 3 पॉइंट्स पढ़ने हैं इस स्मॉल सब टॉपिक पे। पहला पार्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनपेड सेलर। अनपेड सेलर यानी ऐसा इंसान जिसके पूरे पैसे में से कुछ ना कुछ आउटस्टैंडिंग अभी भी है, रिसीव्ड फ्रॉम द बायर। जब तक उसे पूरे पैसे नहीं मिल जाते, तब तक उसे क्या कहा जाता है? अनपेड सेलर कहा जाता है। तो वंस ही इज नॉट रिसीविंग द एंटायर मनी पेएबल टू हिम, उसे हम क्या मानेंगे? अनपेड सेलर मानेंगे। तो अनपेड सेलर का मीनिंग तो बहुत सिंपल है, डू यू अग्री? अब इसको ध्यान पे पढ़ लो। If the seller is deemed to be unpaid, if any of the following circumstances: number one, if whole payment price is not paid, the payment is made in the form of instrument, that is check या bill of exchange, but it gets what? पेमेंट का चेक दे दिया था, डिसऑनर हो चुका है, तो क्या काम का? तो ये या तो पैसा दिया नहीं, दिया है तो बाउंस हो चुका है, डिसऑनर हो चुका है, तो उसे भी हम अनपेड सेलर मानेंगे। ये आपका पहला पार्ट है, मीनिंग चेक कर लो। बस हो गया होगा। फिर मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ आगे जाने से पहले। आपके पास एक गुड्स है जो आपने बनाए हुए हैं, मस्त कस्टमाइज्ड चीज बनाई है, एंटीक चीज बनाई है। आपका बायर मुंबई में है, या मतलब रतलाम में ही, चलो छोड़ो, रतलाम में ही है। अब आपको उसे पैसा नहीं दिया है, उसने कहा आपको जीपे कर दे, जीपे नहीं किया, लेने को आ गया, क्या मैडम घर पे जीपे कर दूंगा, आप ले लो।
मुझे दे दो, गुड्स दे दो। अगर दो थॉट्स है, नंबर एक, मैं उसको ये बोलूं कि भाई गुड्स मेरे पास ही रहेंगे, पैसा दे दे और लेके जा। नंबर दो, तू लेके जा, अगर तू नहीं देगा मैं तुझ पे केस कर लूंगी। आप क्या करना चाहोगे? ऑप्शन नंबर एक या ऑप्शन नंबर दो? ऑप्शन नंबर एक, सोनी, ऑप्शन नंबर एक कि भाई देने के बाद पैसे के लिए केस फाइल करने से अच्छा है गुड्स को अपने पास ही रखना। तो आप क्या ये राइट यूज कर रहे हो पता है? आप कोई राइट यूज कर रहे हो अगेंस्ट द गुड्स। अगेंस्ट द गुड्स यानी गुड्स के अगेंस्ट आप राइट यूज कर रहे हो कि मैं मेरा गुड्स ही नहीं दूंगा। अभी हम क्या पढ़ने वाले निष्का, ऐसे राइट्स जो सेलर के पास रहेंगे जिसको पैसे नहीं मिले हैं, जो गुड्स के अगेंस्ट है। गुड्स को हमारे पास रखना, गुड्स को वापस ले लेना, गुड्स को किसी को बेच देना, ये सब कौन से राइट्स माने जाएंगे? राइट अगेंस्ट द गुड्स, जो सबसे बढ़िया है। अगर सोहानी वो गुड्स चले गए उसके पास, उसने वापर लिया वो गुड्स, फिर आप क्या कर सकते हो? गुड्स का क्या करोगे? खत्म हो गया वो तो। अब क्या करोगे? उस पर केस कर सकोगे। तो मैंने जैसे आपको कहा, दो टाइप के रूल्स है यहाँ पे राइट से, एक अगेंस्ट द गुड्स, दूसरा अगेंस्ट द बायर। अभी हम कौन से पढ़ रहे हैं? अगेंस्ट द गुड्स, अगेंस्ट द गुड्स। अब अगेंस्ट द गुड्स का पहला राइट जो मैंने आपको समझाया वो वाला है, दैट्स कॉल्ड व्हाट? विच राइट? राइट टू लियन, राइट टू लीन, राइट। ठीक है, मीन का मीनिंग समझो, यहाँ पे मैंने आपको पढ़ा दिया ना लीन का मीनिंग, फिर पढ़ो वापस यहाँ पे। राइट टू रिटेन पोजेशन ऑफ गुड्स टिल पेमेंट ऑफ प्राइस, डू वी अग्री? हेलो, परफेक्ट। अब लीन कब कर सकते हैं, ध्यान से सुनो, तीन केसेस में लीन कर सकते हैं, एग्जाम में इंपॉर्टेंट पार्ट। लीन कब कर सकते? नंबर एक, सुहानी कैश सेल किया था, कैश सेल किया था और पैसा नहीं दिया, तो पैसा नहीं दिया तो माल भी नहीं देंगे। हेलो। नंबर दो, हमने सेल तो उधारी पे किया था, हमने तो सेल उधारी पे किया था, लेकिन तुम तो इतने बेशरम निकले कि उधारी खत्म होने के बाद घूस लेने आ गए, वो भी पैसे देने के पहले। क्या बोला आपने, शायरी बोल रहे हो? मैं समझाता हूँ। मान लीजिए हमने मुस्कान सोनी को माल बेचा, मुस्कान सोनी ने बोला सर पेमेंट कब करना है मेरे को? 1 मंथ के बाद। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। लेकिन मुस्कान सोनी आई घूस लेने कब पता है मेरे पास? 45 डेज के बाद। सर वो मैंने गुड्स लिए थे ना, वो अब लेने आई हूँ सर, बायर अभी मिला मेरे को। मेरी अकाउंटेंट निष्का तलवार, सर रुको रुको, डोंट गिव हिम गुड्स, डोंट गिव हर गुड्स। भाई सर ऑलरेडी 30 डेज आर ओवर ओवर ओवर। मेरी बेटी मेरे साथ खेलती रहती है, आई मीना सुपर सेना ओवर ओवर, ओवर वाला सिनेरियो। अब ओवर हो गया, अभी क्या बोल रही निष्का मुझे? सर अभी उसको बोलो पैसा दे और माल ले। क्यों? क्योंकि सर क्रेडिट पीरियड वाज गिवन, इट इज एक्सपायर्ड, नाउ यू कैन डू लीन टूवर्ड्स द सेम। यानी समझा? पॉइंट नंबर टू, उधारी पे दिया हुआ माल पे भी लीन हो सकता है, लेकिन कब? 30 दिन के अंदर लेने आई होती तो मैं लीन नहीं करता, 30 दिन के बाद लेने आई है तो मैं लीन कर सकता हूँ। राइट ऑफ अनपेड सेल अगेंस्ट द बायर। नंबर तीन बोलूं मैं? नंबर तीन है दिशा, इंसॉल्वेंसी। नंबर तीन क्या है हमारा? इंसॉल्वेंसी। कि अगर बायर हो जाता है इंसॉल्वेंट तो तुम पागल मत बनो, गुड अपने पास रख लो। सर इंसॉल्वेंसी मतलब क्या निष्का? टेल मी, इंसॉल्वेंसी यानी क्या? तो बैंक्रप्सी कुछ भी अरे नहीं यार बचा मैं सुन तो बेसिकली। नहीं पा रहा हूँ, मैं क्यों आपको पूछ रहा हूँ? पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, छोड़ो। किसी ने दुआ की होगी, सर के सामने कोई क्वेरी आए ना, कोई सोर्स सुन ही ना पाए। हवन किया होगा आज शाम को, कल शाम को, है ना? ठीक है, सुनो, आई कांट हियर यू। तनिष्क उपाध्याय कहता है कुछ, लेकिन मुझे बताना नहीं है उसने क्या कहा, बराबर? चलो, इंसॉल्वेंसी यानी वो इंसॉल्वेंसी नहीं जो आप अकाउंट्स में सीख के आते हो, या फिर कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट में डिस्क्वालीफाइड और लॉ में जो आती है वो इंसॉल्वेंसी नहीं। क्योंकि दिशा बात को समझो,
अगर दिशा ने कहा दिशा ने मुझे कहा कि सर आप मुस्कान को माल मत बेचना, वो किसी को पेमेंट नहीं करती है, मेरा पेमेंट भी बाकी है, सोनी का भी पेमेंट बाकी, किसी को पेमेंट ही नहीं करती सर, ये बदमाश बच्ची है। मैंने बोला क्या वो इंसॉल्वेंट हुई है? नहीं नहीं सर, इंसॉल्वेंट नहीं हुई है। तो क्या मैं उसकी राह देखूंगा कि नहीं दूंगा पायल उसको, मुझे बताओ। मैं इंसॉल्वेंट की राह नहीं देखूंगा। जब मुझे दो जन ने बोल दिया कि भाई ये लड़की पैसा देती नहीं है, तो मैंने मेरा माल देना रोक दिया। इसे कहते हैं यहाँ पे इंसॉल्वेंसी, यानी जो फाइनेंशियली एम्बेरेस्ड है, जो फाइनेंशियली फिट नहीं है, यानी जिसका पैसा चुकाने की कैपेसिटी थोड़ी कैसी है, वैसे को हम क्या बोल देंगे? इंसॉल्वेंट बोल देंगे। वो इंसॉल्वेंट नहीं जो कोर्ट डिक्लेयर करे, ये तो वो इंसॉल्वेंट है डिक्लेयर होने से पहले पता चल चुका है किसी को उठाएगा, ये खुद नहीं उठता, किसी को उठा देता है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे लोगों के सामने भी हम क्या कर सकते हैं? LIEN कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, चिरायु के पास हम माल लेने गए, कौन माल लेने गया? मिस्टर नवीन माल लेने गए। चिरायु ने कहा सर 30 डेज का पेमेंट करना, कितना दिन दिया उसको? 30 डेज दिया। अब चिरायु बैठा है और नवीन भाई आए, बाजू में देव जैन आया था उसके ऑफिस में। तो देव जैन ने तो देखा कि ये नवीन भाई तो बहुत डेंजर आदमी है, पेमेंट करने की मीठी मीठी बातें करते, पेमेंट जिंदगी में नहीं करते। वो इंस्टॉलमेंट नहीं हुए थे डिक्लेयर। देव जैन ने एक सामने बैठ के चिराग को व्हाट्सएप किया कि ये नवीन बंदा जेन्यून नहीं है, माल देना मत, ये माल के पैसा टाइम पे देता नहीं है, जिंदगी में किसी को नहीं दिए, तू गलत फंस पाएगा। चिराग ने अपने टर्म्स चेंज कर दिए। चिराग ने कहा देखो सर, मेरे को न्यूज मिला है आप फाइनेंशियली थोड़े स्टेबल नहीं लगते, या फिर आपकी फाइनेंशियल अच्छी होगी भी तो हम पेमेंट आप किसी को सामने किसी करते नहीं हो ठीक से। आप प्लीज पेमेंट कीजिए, माल लेके जाए, तब तक मैं माल नहीं दूंगा आपको, सॉरी। मैं आपके शब्द वापस लेता हूँ क्योंकि आपकी फाइनेंशियल स्टेट चेंज हो चुकी मेरे मन में। अब आप वो नहीं रहे जो मेरे मन में थे। सॉरी, मैं नहीं दे सकता। आप लीन कर सकते हो, लीन भी कर सकते हो यहाँ पे। तीन कारणों समझ में आ गए, एक कैश सेल में, ट्रेड सेल में जब एक्सपायर हो गया तब, तीसरा इंसॉल्वेंसी। तीन केसेस में आप लीन कर सकते हो, बाकी लीन नहीं कर सकते। अभी क्लियर? अब लीन करने से क्या कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा? बोलो हाँ या ना। लीन करने से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। लीन करने से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होता। हमने उसे सिर्फ ये कहा है कि भाई पैसा दे और माल ले। हे भगवान, पैसा दे और माल ले। माल नहीं ले ऐसा नहीं बोला, पैसा ले और माल ले बोला, यानी कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यूड है, कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यूड है। तो आप पैसा लो, माल लेके जाओ, आपका ही माल है सर, हमने आपको बेच दिया है, लेकिन पैसा नहीं दोगे ना तो हम आपको बेचने के बाद भी डिलीवर नहीं करेंगे, बेचने के बाद भी डिलीवर नहीं करेंगे, ये हमको हक है। स्टोरी क्लियर? फेज 1 क्लियर हो चुका है, उसको भी एक बार रिवाइज करने के लिए रीड कर लेते हैं। तीनों पार्ट पढ़ लो ये। आई होप आपने पढ़ लिया है, मैं आगे जा रहा हूँ रूल्स पे। ये तीनों पढ़ लिया, राइट? चलो, पहले ये वाला पार्ट पढ़िए। Contract of sale is not cancelled by excess of lien. The contract still remains alive, and the buyer can claim delivery of goods by tendering the price. बायर गुड्स ले सकता है प्राइस चुकाने के बाद। ये हो गया। नंबर 2 ये पढ़,
सेलर चाहे तो ये अपना हक जो है वो हक को छोड़ भी सकता है, न्यौछावर भी कर सकता है, यानी इफ इट सो डिजायर्स, सेलर अपना राइट्स, मैंने दो चीज को मिक्स कर दिया, एक मिनट रुको नेता को समझेगा नहीं। सेलर कैन अबेंडन और वेव द लाइन द लीन इफ ही सो डिजायर, यानी एक बड़ा सा हमारा मुस्कान सोनी एकदम डेंजर है, डेंजर मतलब पावरफुल है, उसको किसी को माल दे दिया, डरती नहीं है, मार के लेके आएगी वापस, बोलती है लेने, मैं लीन नहीं करती, बोल रहे मैं लीन नहीं करती, मेरे को टाइम पास पसंद नहीं, लेके जाओ माल जितना चाहिए उतना, पैसा नहीं दिया तो मैं बैठी है देखती हूँ कैसा ले लेगा। कोई लोग इतने पावरफुल होते हैं ना जो लीन करते ही नहीं है, सोचते हैं क्या है, लेके जाओ बिंदास, नहीं दिया तो मैं बैठा हूँ भाई, मेरे से पंगा लेना भारी पड़ेगा, हाथ पैर तोड़ दूंगा तेरे। तो लीन लेना या नहीं लेना आपकी इच्छा, जरूरी नहीं लेना, ले भी सकते हो आप, नहीं भी ले सकते। कोई कोई कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, अपने धंधे को बढ़ाने के लिए देव क्या करते हैं, अरे सर लेके जाओ ना, पैसे में क्या रखा है, आज नहीं तो कल दे ही दोगे, ले जाओ। तो कस्टमर्स को बूस्ट बूस्ट करने के लिए हम ऐसा भी करते, लीन नहीं करते, कोई बात नहीं, क्या होगा, नसीब में नहीं होगा तो डूब जाएगा, डूब जाएगा तू पक्का डूबेगा, ऐसा करेगा। लेकिन लोग ऐसे होते हैं नहीं होते, कोई कोई लोग ऐसे होते हैं ना, होते हैं कि आपने किसी से लिया है ना, वो ऐसा करके सारे लोग ले लिया, आप लोगों ने माल सब ऐसा उठा लिया है वाला। अब सुनो, ये लाइन को पढ़िए, मैं आपको सोचने को देता हूँ, आप रिपीट तो कर नहीं पाओगे, तो इतना खाली पढ़िए। चलिए पढ़ा, आप खाली ऐसा बोलो कि लो चेक लेके जाओ चेक, मुझे गुड्स दे दो, अरे चेक बैग से कुछ नहीं होता, डिक्री है, डिक्री यानी क्या है, वादा पे करने का, पेमेंट टू पे, प्रॉमिस टू पे, डिक्री टू पे से आप लिंक छोड़ दोगे, सब तो लिंक कब छूटेगा, जब पैसा हाथ में, पैसा नहीं, पैसा नहीं आया फिर लीन नहीं छोड़ेगा, सिर्फ प्रॉमिस टू पे करने से लीन छोड़ना पड़ेगा, सर नहीं छोड़ेंगे, मियर प्रॉमिस टू पे से लीन नहीं छोड़ेंगे सर, नहीं छोड़ेंगे पक्का, ठीक है। और लास्ट पार्ट, इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी, इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी, पार्ट डिलीवरी पे लिंक किया है, पार्ट डिलीवरी दे दिया है, और बाकी पार्ट बाकी है, तो क्या बाकी के पार्ट पे आप डिलीवरी पे लिंक कर सकते हो, हाँ या ना, सर आधा माल चला जाएगा, आधा बाकी है तो जितना बाकी उस पर लिंक कर लेंगे, डू यू अग्री, हाँ, तो बाकी पार्ट पे लिंक कर सकते हो। लेकिन एक और ट्विस्ट लिखा है यहाँ पे, जो आप ट्विस्ट को ध्यान से देखना, और पूरा इस ट्विस्ट को देखो सिर्फ, बड़ा क्या समझा, मुझे क्या समझा आपको, कि पार्ट डिलीवरी करने के बाद पार्ट डिलीवरी पे लिंक कर सकते हो, लेकिन तब नहीं कर पाओगे जब आपने पार्ट डिलीवरी की थी, तब आपने ऐसा कुछ बताया था, समझाया था, किया था, जिससे ये समझ में आ जाए कि आपको बाकी पे लिंक करने की इच्छा नहीं है। इसी इच्छा के साथ हमारा ये पार्ट खत्म हो जाता है, और नीचे वाले पार्ट पे जब हम जाएंगे, लिंक पूरा कब होता है, खत्म, लिंक खत्म कब होता है, लिंक पूरा नहीं, लिंक खत्म कब, तो जब आपके हाथ से क्या चला जाए, पोजेशन चला जाए, लिंक चला जाएगा। लिंक जाने का सबसे बेस्ट रास्ता क्या है, लिंक इज लॉस्ट इफ पोजेशन इज लॉस्ट, द टर्मिनेशन ऑफ लिंक, लिंक जाने के तीन रास्ते हैं, व्हेन ही डिलीवर्स द गुड्स टू अ कैरियर, राइट, when a buyer obtains the possession of goods,
व्हेन सेलर वेन्स राइट ऑफ लीज, जब उसने गुड्स को किसको दे दिया, कैरियर को, ट्रांसपोर्टर को दे दिया है, क्या उस बायर को या उसके एजेंट को दे दिया है, या फिर उसने खुद कह दिया कि मैं जिंदगी में लीन करूंगा? नहीं, ये तीनों केसेस में क्या हो जाएगा, लीन पूरा हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, टूट जाएगा। अभी क्लियर विद दिस? ठीक है, अब पहला फेज खत्म हो गया, सेकेंड फेज आता है, उसका नाम है क्या, स्टॉपेज इन ट्रांजिट। सेकेंड फेज का नाम क्या है, स्टॉपेज इन ट्रांजिट, स्टॉपेज इन ट्रांजिट, स्टॉपेज इन ट्रांजिट, स्टॉपेज इन ट्रांजिट। कैन वी स्टार्ट? एक मिनट, आई जस्ट फिनिश वन कॉल में 10 सेकंड में शुरू करता हूँ। लेट्स स्टार्ट। स्टॉपेज इन ट्रांजिट, सर ये क्या होता है स्टॉपेज इन ट्रांजिट? सोचो ना, सोचो भाई, सोचो, मुझे मत बोलो क्योंकि मुझे पता नहीं आप क्या बोलोगे। स्टॉपेज इन ट्रांजिट क्या होता है, सोचो। स्टॉपेज इन ट्रांजिट क्या होता है? स्टॉपेज, रोकना, ट्रांजिट, ओ रोको रोको रोको, मैं पांडु नहीं, पुलिस पुलिस है, रुको 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 रुको, वापस लो वापस लो वापस लो वापस लो, गाड़ी वापस लो। क्या करते हैं, यूटर्न मार यूटर्न मार, ये नो वे, वन वे वन वे। ऐसे ही अगर आपका माल रतलाम से जा रहा है इंदौर, 10 किलो नहीं, 50 किलो नहीं, 1000 किलो रतलामी सेव इंदौर जा रही है, मुस्कान सोनी, रतलामी सेव भंडार, रतलाम। अब वो रतलामी सेव का और बहुत खुश है उसका, सर 1000 किलो रतलामी सेव बेचा, सर 1000 किलो किधर बेचा? तो सर कोई अग्रवाल जी है रतला इंदौर में, वहां पे शादी है बड़ी, उधर भेजा। अच्छा, क्या नाम है उनका? XYZ। अच्छा, उधर, मैं उधर जाने के लिए मुंबई से आया हूँ बेटा। वो बंदा किसी को पैसा देता ही नहीं, एकदम ही, एकदम ही डैश डैश बंदा है, किसी को पैसा देता नहीं। उसका टेंशन में आ गई, क्या बात कर रहे हो सर? हाँ तो उनकी शादी में तो हम आए हैं इंदौर, रतलाम आके इंदौर जाएंगे, अब क्या करूँ? पैसा नहीं देंगे, नहीं देंगे, पक्का नहीं देंगे, मेरे भी नहीं दिए, शादी में बुलाया पैसा नहीं दिए, आपको भी शादी में बुलाएंगे पैसा नहीं देंगे। अब 1000 किलो सेब निकल चुकी है। अब व्हाट विल सर मुस्कान डू? मुस्कान ने फोन आया, शर्मा जी किधर पहुंचे? बस वो इंदौर पहुंचो, आधे घंटे में, आधे घंटा दूर हूँ, पेट्रोल पंप पहुंचा हूँ, पेट्रोल भरा रहा हूँ। वापस लो गाड़ी, वापस लो वापस लो गाड़ी, नहीं जाना है अपने को, अपने को इंदौर जाना ही नहीं है। स्टॉपेज इन ट्रांजिट, स्टॉपेज इन ट्रांजिट यानी जो माल सेलर से छूट चुका है लेकिन बाहर तक पहुंचा नहीं है, बाहर के एजेंट के पास पहुंचा नहीं है, बायर के कैरियर के पास नहीं पहुंचा है, वो माल जेन्युइनली किसी के कंट्रोल में नहीं है, सेलर के नहीं, बायर के नहीं, तब सेलर को लगे कि बायर क्या हो चुका है, इनसॉल्वेंट। बायर क्या हो चुका है, इनसॉल्वेंट। बायर क्या हो चुका है, एक ही शब्द, एक ही शब्द, इसका एक ही शब्द, कौन सा? इन कौन सा इंसॉल्वेंट, जो मैंने बोला वो वाला, जो पैसा देने की नियत ना रखता हो उसे हम इंसॉल्वेंट कहेंगे। वैसे इंसान के पास माल जाने से अच्छा है क्या, उसके पास से माल लेके केस करना पागल है मैं, उससे अच्छा गुड्स वापस ले लूं। तो मेरी शब्द को सुनना,
आपने गाड़ी घुमाई, वापस माल आ गया, रतला भाई बच गई, बच गए सर, बच गए, नहीं तो नुकसान हो जाता, मेरा डेंजर नुकसान हो जाता। आपने फोन किया, अग्रवाल जी माल चाहिए तो पेमेंट कीजिए और माल लेके जाइए, मैं माल नहीं दूंगा। अरे मैडम आपने बोला था दोगे, नहीं अभी मैं नहीं दूंगी, बस बात खत्म। लीगली आप कर सकते हो, लीगली आप कर सकते हो। ये सिचुएशन के अंदर लॉ कहना चाह रहा है आपको कि लीन करने में आप पोजेशन को रिटेन करते हो, लीन करने में आप पोजेशन को क्या करते हो, RETAIN, रीटेन। लेकिन जब आप स्टॉपेज इन ट्रांजिट करते हो तब आप रिटेन नहीं करते, पहले आप क्या करते हो, क्या करते हो, रीगेन, REGAIN। T फॉर तमिलनाडु से, G फॉर गुजरात, रीगेन किया, तमिलनाडु से रिटेन किया था। तो जैसे ही आपने रीगेन किया, अब आप क्या करोगे, रिटेन। स्टॉपेज इन ट्रांजिट से लीन कर पाओगे, लीन गया, ट्रांजिट आया, ट्रांजिट वापस आया, लीन आ गया। अब क्या कहोगे बायर को, भाई माल पैसा दो, माल लो। समझा, ट्रांजिट समझा। चलो जितना हुआ उतना पढ़ा देता हूँ, फिर आगे जाता हूँ। ये सब टीच कॉन्सेप्ट्स, दिस आर सुपर कॉन्सेप्ट्स, इतना पढ़ लीजिए। आई होप आपने इतना पढ़ लिया होगा, समझ गया। अब भाई हिस्टोरी का मीनिंग जो मैंने आपको सिखाया ना, वो मैंने लिख के रखा है यहाँ पे, अब पढ़ लीजिए खाली रेफरेंस के लिए। आई होप हो चुका है। अब सुनना, अब जो हम अभी शुरू जो कर रहे हैं, ट्रांजिट पूरा कब होता है वो समझना है। क्या समझना है, ट्रांजिट खत्म कब होता है। सुनो, सबसे बढ़िया रास्ता ट्रांजिट के खत्म होने के वो है जब बायर को गुड्स मिल जाएगा तब। नंबर एक, क्लियर है। नंबर दो, जब बायर ने लोकेशन के पहले ही माल उठा लिया, गाड़ी रतलाम से निकली इंदौर जाने के लिए, तो बीच में ही कुछ आया और बायर बोला मैं इधर ही हूँ, मुझे दे दो, आपने दे दिया, कैरियर दे दिया। तो बिफोर अराइवल अगर बायर के एजेंट ने या बायर ने गुड को उठा लिया, ट्रांजिट वहीं के वहीं क्या हो जाएगी,
खत्म हो जाएगा। नंबर 3 अटॉनमेंट से। अटॉनमेंट से यानी क्या? इंदौर से आगे क्या आता है? आई डोंट रिमेम्बर, मान लीजिए उज्जैन आता है, मुझे नहीं पता। मान ली रतलाम, इंदौर, उज्जैन। रतलाम से वहां निकला इंदौर के लिए, मुस्कान ने कहा अरे भैया वापस आइए। अरे रुको रुको मैडम, क्या हुआ? वापस आ जाइए। लेकिन मैडम मैं तो जा रहा हूँ उज्जैन। उज्जैन क्यों जा रहा हूँ? अरे बायर ने कहा, बायर ने माल चेक किया, बोला उज्जैन डिलीवर कर रहे हैं, आप ही डिलीवर कर दीजिए। तो मैं तो उसके बिहाफ पे उज्जैन जा रहा हूँ। आपके बिहाफ पे तो मैं इंदौर जा रहा था, वो तो खत्म हो गया मैडम। अब उन्होंने मुझे बोला 2,000 रुपया और ले और तू उज्जैन पहुंच जा। तो क्या अभी मुस्कान सोनी SIT कर सकता, शॉपिंग वाली कर सकती? आंसर इज ना। क्योंकि अभी मुस्कान सोनी नहीं कर सकती। अभी कौन कर सकता है? वो बायर कर सकता है एज अ सेलर। हेलो। अब वो बायर क्या बन चुका है? सेलर। और एक नया बायर आ चुका है। अब नया बायर अगर क्या बन जाए? इंसॉल्वेंट। तो फिर जूना बायर क्या करेगा? प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता। लेकिन ये वाला बायर पहले वाला सेलर कर सकता नहीं। इसको कहते हैं अटॉनमेंट। जब आपका गुड्स कंटिन्यू होता है फॉर ट्रांसपोर्टेशन एट अनदर लोकेशन आफ्टर द लोकेशन गेट्स ओवर। नंबर नेक्स्ट पार्ट आता है आपका, अगर गुड्स चार्टर्ड बाय शिप, चार्टर्ड बाय द बायर, यानी हमने शिप से माल भेजा, शिप से, और शिप से माल भेजा तो हमें लगा कि शिप जब तक पहुंचेगी तब तक तो ट्रांजिट है। लेकिन वो शिप का ओनर ही वो था। जिस बोट में आप माल भेज रहे थे वो बोट का ओनर ही शहंशाह था, आपका बायर। तुमको लगा ट्रांजिट में, ट्रांजिट तो वहीं पे खत्म हो गया जब तुमने वाइट गुड्स उसको दे दिए। इसे कहते हैं when the when the when the carrier has been chartered by the buyer came over, ट्रांजिट शुरू होने पे ही खत्म। ट्रांजिट शुरू होने पे ही खत्म। से एक दो और क्वेरी आती है यहाँ पे। अगर गुड्स को बायर हैज रिजेक्ट कर दे, ट्रांजिट क्या होगा? अगर बायर के पास गुड्स पहुंच गया और बायर लेने से रिजेक्ट कर दे गुड्स को, और कैरियर का फोन है, मैडम सेलर हो आप? हाँ, गुड्स बायर लेना नहीं है, मना कर रहा है, अब क्या करूं? क्या करूं? अमेजोन से गुड्स मंगवाए हो, बाहर पे गुड्स पहुंच चुके हो, भाई बोले मुझे नहीं चाहिए, तो अमेजोन कैरियर क्या करे? ट्रांजिट है यानी भी बात सुनना। अगर बायर गुड्स को रिजेक्ट कर देता है तो ट्रांजिट कंटिन्यूस। गुड्स सोल्ड बाय सेलर थ्रू अ कैरियर टू द बायर एंड बायर रिजेक्ट्स द गुड्स, ट्रांजिट कंटिन्यूस। लेकिन अगर कुरियर वाला, कैरियर वाला कहे मैडम जी वहां पे हम नहीं जाएंगे, वहां पे बहुत बड़े खड्डे हैं, गाड़ी वापस नहीं आती, गाड़ी में मैं वहां नहीं जाऊंगा। इफ कैरियर रिफ्यूजेस टू डिलीवर टू द बायर, ट्रांजिट एंड्स। बोला सर आपने, बायर रिफ्यूज करे ट्रांजिट कंटिन्यूस, कैरियर रिफ्यूज करे ट्रांजिट एंड्स। हेलो। बायर रिफ्यूज करे तो, बायर रिफ्यूज करे तो ट्रांजिट कंटिन्यूस, અને જો સેલર રિફ્યુઝ કરે અને જો कैरियर रिफ्यूज करे तो ट्रांजिट एंड्स। कैरियर ने बोला मैं जाऊंगा ही नहीं, बात ही खत्म। अब यहाँ पे आके ये पूरी कहानी का, ये पूरा स्टोरी यहाँ पे है। देख भाई, देख भाई, पॉइंट नंबर 1, ट्रांजिट एंड कब होगा ना मुस्कान, उसको मैं येलो कर रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है? व्हेन डज ट्रांजिट एंड, ऊपर चला जा चुका है। ट्रांजिट खत्म कब होता है, ये आपका प्रश्न है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6। नंबर 6 मैंने आपको नहीं पढ़ाया है क्योंकि पहले पढ़ा दिया है। नंबर 1, डिलीवरी बिफोर डेस्टिनेशन, पहले से उसने उठा लिया माल तो ट्रांजिट खत्म हो गया। डू यू अग्री? ट्रांजिट डिलीवरी बिफोर डेस्टिनेशन, बायर ने पहले से माल ले लिया, बात खत्म। एक एक पॉइंट को पढ़ते जाओ, मुझे बताते जाओ।
हाँ, मेरे इस कलाकार लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मस्ती ना करें। आपकी डिजाइनिंग घर पे कीजिए। चलिए भाई, हुआ ये। सॉरी। पॉइंट नंबर 1 हुआ। पॉइंट नंबर 2 समझा। पॉइंट नंबर 3, goods रिजेक्टेड बाय बायर, ट्रांजिट कंटिन्यूस। डिलीवरी ऑन शिप चार्टर्ड बाय बायर, चार्ट उसका उसकी शिप पे बात खत्म। तो फिर शिप पे लाल, जैसे शिप पे लोड हुआ माल, जैसे ही माल शिप पे लोड हुआ, लोड होने पे ट्रांजिट पूरी, लोड हुआ ट्रांजिट पूरी बराबर। उसके बाद रिफ्यूजल बाय कैरियर टू डिलीवर, कैरियर रिफ्यूज किया, मैं माल नहीं दूंगा बायर को, ट्रांजिट एंड्स। एक बार झलक मार लो इस पूरे चीज की। दिशा क्वेश्चन विल बी, व्हेन डज ट्रांजिट एंड अंडर एसओजी। तो आपको अलग अलग सिचुएशन बतानी है पूरी की पूरी। कम ऑन मुस्कान, कम ऑन फास्ट। अब ये आई होप आपने ये सब पार्ट पढ़ लिया। अगर आप इतना पढ़े तो फिर ये वाला पार्ट पढ़ लीजिए, इतना उतना काफी हो जाएगा। लीन वर्सेस शॉपिंग ट्रांजिट का रेफरेंस पढ़ लीजिए। आई होप आपको ये समझने पे पूरा का पूरा पार्ट क्लियर हो चुका होगा कि लीन एसआईटी में क्या फर्क था एवरीवन। ठीक है, शाबाश। यहाँ पे इसी लाइन को कंटिन्यू करो। आगे जाए हम लोग। अब सर लीन भी कर लिया, एसआईटी भी कर लिया, अपने पास माल है भी, बोला भी उसको कि पैसा दे माल लेके जा, लेकिन शाणा पैसा देता ही नहीं है। अब क्या करो? नोटिस बार आके भाई पैसा दे तो माल बेच दूंगा, नहीं दे रहा है तो बेच दे। यानी क्या करने का बोला? आर ई री, आर ई री से वापस बेच। फिर उसको बेचा था, पैसा नहीं मिला, किसी और को बेच दे। तो उसके बाद क्या होगा? वो बोलेगा मैं होता था, कुछ नहीं चलेगा, किसी को भी बेच, बिंदास बेच। बेचने के बाद पैसा कितना मिलेगा? कितना जितना चाहिए था उतना, तो कोई टेंशन नहीं। कम मिला तो टेंशन किसे लेगा?
पहले वाले बायर से एज डैमेजेस। ज्यादा मिला अपने पास रख, मजे कर। यानी इस एग्जाम्पल से 1000 रुपए का माल था, उसने नहीं लिया, पैसा नहीं दिया, किसी और को बेचा, 1200 रुपये आया, 200 एक्स्ट्रा तेरा, 900 रुपये आया, 100 उससे मांग ले, उसके केस कर सकता है। मतलब ये डेफिसिट्स कौन बेयर करेगा? ओरिजिनल बायर, और एक्स्ट्रा सरप्लस ओरिजिनल सेलर। लेकिन तो एक क्वेरी है, क्या सर अगर वो नोटिस नहीं दिया मैंने, तो मैं भूल गया देने को, मैंने बेच दिया तो तेरे बैंड बजेगी तेरी, सरप्लस उसका, डेफिसिट तेरा। नोटिस देना पड़ेगा, उसके पहले बेचेगा तो तेरे बाप की जगह नहीं है, उसने तूने उसको बेच दी है। बेचने के बाद तो उसको उसको पूछे तो बेच देगा तो नहीं चलेगा फिर। समझा क्या? समझेगा तुम लोग? पढ़ेगा 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 पढ़ेगा, जल्दी पढ़ेगा तो जल्दी सीखेगा। चलो जल्दी से पढ़ो। अनपेड सेलर जिसने रिटेन किया है बाय यूजिंग लीव, या फिर जिसने रिज्यूम किया है बाय डूइंग व्हाट, स्टॉपेज इन ट्रांजिट, वो क्या कर सकता है? रीसेल कर सकता है। सिंपल भाषा में, जिस इंसान ने स्टॉपेज इन ट्रांजिट किया हो या फिर लिंक किया हो और उसे पैसा नहीं मिले बावजूद भी, तो वो क्या करवा सकता है? वो बेच सकता है। अगर गुड्स कौन से नेचर के हैं? पेरिशेबल। कौन से नेचर के हैं? पेरिशेबल। पेरिशेबल, तो फिर नोटिस दिए बिना बेच सकते हो, विदाउट नोटिस। और गुड्स पेरिशेबल नहीं है तो नोटिस देने के बाद बेच सकते हो। अगर पैसा जो आया वो कम पड़ा, नॉट सफिशिएंट, तो आप बायर को बाकी के लिए पैसा ऐसे बाकी के लिए सूख कर सकते हो। ठीक है, अगर ज्यादा आया तो अपने पास रख के आप अपने पास रख सकते हो। हेलो? समझा क्या? ज्यादा आया तो किसका और कम आया तो किसका, दिशा दो बातें हैं, नोटिस दिया है या नहीं दिया है। नोटिस दिया है और ज्यादा हुआ तो तुम्हारा है सेलर का, और कम पड़ा तो बाहर से मांग सकते हो। अगर नोटिस नहीं दिया तो ज्यादा उसका और कम तुम्हारा, डेफिसिट तुम्हारा। नहीं, इसका मतलब नोटिस देना जरूरी। पढ़ लीजिए रीसेल का स्टोरी, पूछो नहीं तो फिर मुझे पूछना। इसे फिनिश होने पे हम आराम से ये वाला पार्ट भी अब भी ही कर लेंगे, ये वाला पार्ट भी फिनिश कर देंगे, जिससे हमारा ये टॉपिक ऑलमोस्ट खत्म हो जाए। फिर हमारा सिर्फ क्या बचेगा? एक सिंगल पेज बचता है हमारा, सबसे इजीएस्ट, राइट्स ऑफ बायर। सिंगल पेज है, सिंगल पेज, राइट। टुमारो विल बी डूइंग इंटरलिंक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसओजीए कल। और कल हमारा इंटरलिंक कॉन्सेप्ट्स के साथ पूरा फ्लैशबैक देखिए, तुम्हारा पूरा एसओजीए फिनिश हो जाएगा। सैटरडे संडे में मैं उम्मीद करूंगा मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के स्मॉल स्मॉल टॉपिक उसे फिनिश कर दूंगा। तो 22-26 मई तक हमारा कॉन्ट्रैक्ट और एसओजीए फिनिश हो जाएगा। फिर मुझे एक दिन लगेगा क्या करवाने के लिए आपको? नेगोशिएबल। बाकी सब तो आप पढ़ के बैठे हो। चलिए ये पढ़ लीजिए फटाफट। आई होप आपने पढ़ लिया है। हेलो?
ये वाला पॉइंट समझाना है, पढ़ रहे हो? कुछ पूछता है तो पूछो, 1 2 3 4 5 पॉइंट है, कुछ डाउट है तो पूछो, इशारा करो। इफ मनी रियलाइज अपॉन सच सेल इज नॉट सफिशिएंट, यानी कम पड़ा, 1000 की बोले 900 रुपया, ही कैन sue द बायर फॉर द बैलेंस, बाकी 100 रुपए के लिए बायर पे वो केस कर सकता है। बट इफ ही रिसीव्स मोर मनी ही कैन कीप इट हिमसेल्फ, वो अपने पास रख सकता है। मुस्कान, इसमें आपको क्या नहीं समझा? ये नहीं समझा कि मुझे नहीं समझा, कि मुझे समझा। रीसेल डज नॉट प्रिवेंट द बायर, मुझे लगा आपको फिफ्थ पॉइंट नहीं समझ में आना चाहिए। आई थॉट आपको पांचवा पॉइंट समझेगा नहीं। क्या आपको समझा? फिफ्थ पॉइंट समझा? क्या आपको पांचवा पॉइंट समझा? समझा? निष्का को समझा? दिशा को समझा? दिशा को नहीं समझा? दिशा को समझा कि नहीं समझा? क्या आपको समझा कि आपको नहीं समझा? दिशा को कुछ नहीं समझा, कि समझा कि नहीं वो भी नहीं समझा। सर समझा लेकिन नहीं समझा, लेकिन समझा। रीसेल का राइट देने से हमारा राइट बायर से डैमेजेस मांगने का छूट नहीं जाता। हमारा, हम किसी और को भेज दे बायर वाला, अभी तो तुमने किसी को भेज दिया, अभी मैं नहीं जानता, अरे ऐसा नहीं है। रीसेल करने के बावजूद द ओरिजिनल बायर कंटिन्यूज टू बी लायबल फॉर डैश डैमेजेस, क्योंकि तुझे ही बेचा था, तो तूने लिया नहीं, इसे किसी और को देना पड़ा, तो अगर उसके देने पे कुछ लफड़ा हुआ तो तू रिस्पॉन्सिबल रहेगा, तू रहेगा रिस्पॉन्सिबल। क्या आपको समझा मैंने क्या बोला? शो बोला। अब शुरू होता है एक स्मॉल समरी। अनपेड सेलर का राइट अगेंस्ट द गुड्स, निष्का अगेंस्ट द गुड्स के तीन एलिमेंट्स थे, राइट ऑफ लीन, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट एंड राइट ऑफ रीसेल। लीन, स्टॉपेज इन ट्रांजिट एंड रीसेल, डू वी अग्री विद दिस थ्री? डू वी अग्री विद दिस थ्री? राइट। चलिए, अब हम लोग खाली चार हेडर्स देखना बेटा यहाँ पे। अगर अगर हमारे हाथ से मुस्कान गुड्स चले जा चुके हैं, तो फिर हमारे पास बायर पे केस करना है हमें, और बायर पे केस करने के चार कारण हैं जो यहाँ पे हमें दिखाए गए हैं। वो चार कारण क्या है वो हम यहाँ पे देखते हैं। वो चार रीजंस हमारे सामने है। वो है, नंबर एक, प्राइस क्लेम करने के लिए हम उस पर केस कर सकते हैं। नंबर दो, अगर वो लास्ट मोमेंट पे ड्यू डेट पे ब्रीच करे तो हम उसके लिए डैमेजेस के लिए केस कर सकते हैं। अगर उसने पहले से मना कर दिया होता तो हम एंटीसिपेटरी ब्रीच मान के पहले से केस कर सकते हैं। और नंबर चार, अगर उसने पेमेंट किया है लेकिन लेट किया है तो उसके लिए हम ब्याज क्लेम कर सकते हैं। या फिर हमने कुछ कम्युनिकेट किया होता तो हम स्पेशल डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हैं। तो चार कारणों से हम उस पर केस कर सकते हैं। नंबर एक, सेल हो चुका है तो प्राइस क्लेम करने के लिए। नंबर दो, ड्यू डेट तक माल नहीं लिया तो एक्चुअल ब्रीच में डैमेजेस होने के लिए। नंबर तीन, रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पहले से किया है तो फिर एंटीसिपेटरी ब्रीच के लिए। और नंबर चार, पेमेंट किया 6 महीने के बाद तो उसे इंटरेस्ट पे तो फिर बाद बाद लगाएंगे नहीं लगाएंगे? लगाएंगे। क्लियर? बताओ अभी। चेक करो। मैं आपको एक डाउट पूछ सकता हूँ लेकिन आप लोग एक्टिव नहीं हो। छोड़ो, ये चार चीजें हैं ना, पढ़ो फटाफट से, हेडिंग ही पढ़ो और कुछ मत करो। 1 2 3 4। हो गया?
अब आपके राइट्स दो टाइप के हो चुके, राइट अगेंस्ट द गुड्स, राइट अगेंस्ट द बायर, राइट अगेंस्ट द गुड्स, राइट अगेंस्ट द बायर, राइट अगेंस्ट द गुड्स, राइट अगेंस्ट द बायर। अगेंस्ट द गुड्स में राइट ऑफ लीन, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, राइट ऑफ रीसेल। और राइट अगेंस्ट द बायर में सूट फॉर प्राइस, damages for non-acceptance on due date, before due date, that is repudiation of contract, and number 4, interest and special damages. Clear है? देखो, अब कहते हैं बायर को क्या राइट मिलेगा सेलर के अगेंस्ट। तो पहला राइट है कि उसको डिलीवरी दे दो, जैसे कॉन्ट्रैक्ट में बोला गया था। नंबर 2, अगर गुड्स लॉन्ग क्वांटिटी में आए हैं उसके पास तो वो रिजेक्ट कर सकता है। नंबर 2, उसने डिलीवरी पूरी मांगी हो, आप इंस्टॉलमेंट दो, तो उसके लिए भी वो रिफ्यूज कर सकता है, नहीं सर पूरे माल दे दो। नंबर 4, अगर गुड्स शिप से आ रहे हैं तो उसको नोटिस देना जरूरी है बायर को कि भाई कब आने वाले, जिसको मैं क्या करवा सकूं, गुड्स का इंश्योरेंस करवा सकूं। नंबर 6, एग्जामिन करने का राइट है, इससे ये समझ में आ जाए कि वो गुड्स सही में वही है जो मांगे थे। ये सबसे बेसिक राइट्स है, जो सबसे जनरल वर्ड्स यूज किया है। जनरल राइट्स कौन से जनरल राइट्स है? डिलीवरी मिलना टाइम पे, क्वांटिटी पे रिजेक्ट करने का राइट, इंस्टॉलमेंट मना करने का राइट, शिपमेंट की नोटिस देने का राइट जिससे हम इंश्योरेंस करवा सके, और गुड्स सही आए हैं या नहीं उसको जानने के लिए एग्जामिन करवा सके। ये 6 राइट्स हमारे कौन से हैं? ये 5 राइट्स हमारे जनरल राइट्स ऑफ बायर है। कौन से राइट्स ऑफ बायर? जनरल राइट्स, वेरी सिंपल, वेरी कॉमन। अब अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ है, किसके थ्रू ब्रीच हुआ है बेटा? सेलर से ब्रीच हुआ है, तो बायर को राइट चाहिए। तो अगर सेलर ने डिलीवरी नहीं किया गुड्स, अगर सेलर ने डिलीवर नहीं किया या फिर सेलर ने रिफ्यूज कर दिया गुड्स को डिलीवर करने से, तो बायर सेलर पे सूट कर सकता है फॉर डैश, फॉर नॉट डिलीवरिंग द गुड्स। सूट फॉर विच? नॉन डिलीवरी। तो बायर सेलर पे क्या राइट रखता है? तुमने डिलीवर नहीं किया, मैं तुम पे सूट फाइल करता हूँ कोर्ट में कि तुमने टाइम पे डिलीवर क्यों नहीं किया। नंबर 2, अगर गुड्स कौन से होते हैं? एंटीक या रेयर होते हैं, तो हम क्या मांग सकते थे? बायर सेलर के पास है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, मुझे वही चाहिए, डैमेजेस नहीं चाहिए। डू यू रिमेंबर दिस? हेलो टीचर, यहाँ पे हम सिर्फ क्या मांग रहे हैं? उस चीज का डिलीवर ना करने पे सिर्फ क्या मांग रहे हैं? डैमेजेस। यहाँ पे हम क्या मांग रहे हैं? वो गुड्स ही मांग रहे हैं जो मांगे थे वो। ये कॉन्सेप्ट आपको कहाँ समझा है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से समझा है। डू यू अग्री? अगर जिसको वहां पे ना समझा वो यहाँ पे अटकेगा कि नहीं अटकेगा? ये नहीं समझ सकते, यहाँ पे वहां से आना पड़ेगा। ब्रीच ऑफ वारंटी, गुड्स में कुछ खराबी है, गुड्स में कुछ खराबी है, उसे ब्रीच ऑफ वारंटी कहेंगे। तो उसमें क्या क्या राइट्स मिलेंगे हमें? नंबर 1 राइट, आप प्राइस में से क्या, आप प्राइस में से उतने पैसे काट दो जितने का खराबी है। अगर लॉस ज्यादा है, मोर देन प्राइस, तो आप पैसा ही मत दो। हेलो। और अगर बहुत ज्यादा है तो आप क्या करो? क्लेम द एक्सेस। यानी अगर आपने एक थम्स अप की बॉटल खरीदी 50 रुपए की, बॉटल लीक थी, पफ थी, अरे सर ये तो पफ है, पैसा नहीं दूंगा, छोड़ दिया। आपने वो बोतल पी ली थी, बीमार हो गए, 10,000 का खर्चा हुआ, वो क्लेम करो। हेलो। आपने पाव भाजी मंगवाई, पाव भाजी आई लेकिन 1 घंटा लेट आई, पाव भाजी 150 रुपये की पाव भाजी थी, आपने बोला मुझे नहीं चाहिए, बहुत लेट आई है। सर जी आज बहुत लेट हो गया, सॉरी। सॉरी वॉरी कुछ नहीं, मैं नहीं दूंगा, नहीं चाहिए। सर एक काम करो, सर ने बोला आप 50 रुपये कम दे दो। आप मान गए, तो आपने क्या किया? डिले की वजह से आपने क्या किया? 150 में से 50 रुपये काट के दिए। तो पहला तो काट के दो, दूसरा मत दो, तीसरा ज्यादा मांगो अगर ज्यादा नुकसान हो चुका है तो। ये 3 रास्ते हैं वारंटी के, समझा? काटो मत दो, ज्यादा मांगो। काटो मत दो, ज्यादा मांगो। अगर सेलर ने पहले से मना कर दिया, जैसे हमने एनडीसी के बीच वहां पे देखा, यहाँ पे भी आएगा, सेलर ने मना कर दिया कि मुझे नहीं देना है माल, पहले से डिले, पहले से बोले मुझे नहीं देना है, सूट फॉर एंटीसिपेटरी ब्रीच। और अगर दिशा एडवांस पेमेंट हमने किया था एज ए बायर, पेमेंट एडवांस दे दिया था उसको, सारे माल ही नहीं दिया, तो एडवांस पेमेंट जो दिया था उसको प्राइस रिकवर भी करेंगे और उसका ब्याज भी लेंगे क्योंकि उसने माल ही नहीं दिया। हेलो।
हेलो, सिंपल था, सिंपल था। ये थियरी क्वेश्चन है आपके लिए। ये डिडक्शन फ्रॉम प्राइस, इंटरेस्ट कब, जब हमने पेमेंट एडवांस कर दिया तब ये काम में आएगा। ऑलरेडी पेड द प्राइस, देखो मैं ऑलरेडी पेड द प्राइस, तब क्या अप्लाई होगा, ब्याज लगेगा। माल तो दिया ही नहीं। हेलो, वापस रिपीट करता हूं मैं आपके साथ। सर अगर उसने डिलीवर नहीं किया सेलर ने मुझे, तो मैं उससे डैमेजेस लूंगा। सर अगर वो चीज एंटी की रही थी तो मैं वैसे वापस मांगूंगा। सर अगर मुझे नुकसान हुआ है तो नुकसान काट के प्राइस दूंगा। नुकसान इक्वल टू प्राइस था तो पैसा नहीं दूंगा, और नुकसान ज्यादा था बहुत से तो मैं ज्यादा क्लेम कर लूंगा। सर अगर मेरे को उसने पैसे मना कर दिया कि मैं नहीं दूंगा डिलीवरी, तो उसको मैं एंटी ब्रीच मानूंगा, जिसके लिए मैं या तो कंटिन्यू या तो कैंसिल कर सकता हूँ, जो लॉ मैंने कॉन्ट्रैक्ट में सीखा था। और मैंने अगर एडवांस पेमेंट कर दिया सर उसे, तो मैं इंटरेस्ट भी क्लेम कर लूंगा और उसका पेमेंट रिफंड मांगने के लिए प्राइस क्लेम कर लूंगा। इसी के साथ ये टॉपिक भी हमारा समाप्त हो चुका है। ऑफिशियली एसओजीए फिनिश हो चुका है। मैंने एक टॉपिक बनाया, इसका नाम है इंटरलिंक कॉन्सेप्ट्स। इंटरलिंक कॉन्सेप्ट आप क्या पढ़ोगे कल, नेमोडेट कॉर्डनर हैबिट का 20 मिनट का सेशन, ये कल हमारा रैप अप हो जाएगा। कल तो हम लोग शुरू भी कर देंगे, क्योंकि उसको खाली 10-15 मिनट आधा घंटा लगेगा मुझे इंटरलिंक कॉन्सेप्ट को सिखाने के लिए आपको। उसके पहले आप क्या करके आओगे, नेमोडेट कॉर्डनर हैबिट पढ़ के आओगे, ठीक है। थोड़ा पेनफुल है वो, आधा घंटा पढ़ के आना, फिर मैं आपको ये रिकैप करवा दूंगा और हम एसओजीए से प्यार से बाहर निकल जाएंगे। निकलते वक्त मैं आपको एक टेस्ट की अनाउंसमेंट करूंगा एसओजीए की। एसओजी टेस्ट के लिए क्वेश्चन आंसर्स करने पड़ेंगे। 7 दिन में आपको दूंगा क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने के लिए। जो आपको ना समझे वो आप मुझे पूछते जाना, और उसके बाद हम पेपर सॉल्व करने के बाद हम क्या करेंगे, उसकी एक फुल एसओजीए टेस्ट ले लेंगे। मान लीजिए अगला शुक्रवार आपका टेस्ट कंफर्म हो गया, कल खत्म होगा, अगले शुक्रवार को टेस्ट होगी। एसओजी के क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट होते हैं। डिफिकल्ट क्यों होते हैं, आईसीआई को लिखने की आदत नहीं है। कैसे लिखा जाता है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन क्लियर नहीं होते, एम्बिगियस होते हैं। तो आपका आंसर सही होगा लेकिन आईसीआई ने गलत लिखा होगा। सबसे ज्यादा गलती लिखने में समझने में आईसीआई कहाँ करता है, एसओजी में। क्यों करता है मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मे बी उनका टीचर जो है वो लॉ टीचर नहीं है। जो क्वेश्चन डिजाइन, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं मजाक करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, वो लोग प्रैक्टिसिंग सी है। क्यों, एक टीचर पेपर सेट नहीं कर सकता, जो कौन करता है, जो टीचर नहीं है। जब टीचर ना हो के आप क्वेश्चन बनाने बैठते हो ना बेटा, तो कुछ मस्ती कर देते हो लिखने में। वो मस्ती भारी बहुत किसको पड़ती है पता है, जिसको लॉ समझ में आता है उसको ज्यादा भारी पड़ती है। जिसको समझ में नहीं आते ना, कैसा हो जाता है उसके जैसा, किसके जैसा, जो पेपर चेकर बनाया ना जिससे पेपर, वैसा हो जाता है। तो वो उसको लगता है ये यही बराबर था। पर जो लॉ समझ के पढ़ता है उसको क्या लगता है, साला लॉ में जैसा लिखा है तो इसका आंसर ये होना चाहिए था, उसने कुछ और दिया होता है। तुम बोलो साला ये सही है वो सही, समझा क्या। तुमको तांडव लगेगा, इसलिए ध्यान में साथ में रहने का है, समझे क्या। ठीक है, एंड आई होप दिस इज फाइन। और जून महीना भी आपके पास है, 21 दिन है तुम्हारे पास जून महीना। कितने दिन, 21 दिन, 10 घंटा पढ़े, 200 घंटे हैं आपके पास। 200 घंटे में तो पूरा पोर्शन वापस पढ़ लो आप लोग, इतना टाइम है आपके पास। मानो मेरी बात, आपकी मेच्योरिटी बहुत छोटी है मेरे से, इतना तो आप मानते हो। मैं 10 साल से, आपसे 10 साल तो बड़ा हूँ मिनिमम। सब बड़ा तो आप ज्यादा होंगे हमसे। आपकी एज 16, 17, 18 होगी, बराबर है। भाई 33 है, मैं आपसे 16 ईयर्स बड़ा हूँ। और मैं पढ़ा रहा हूँ 2012 से, मैं 12 साल से पढ़ा रहा हूँ। तो थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा, पहला चीज, ऑलवेज हैव पेशेंस इन दिस कोर्स। नंबर 2, डोंट हरी टू एनीथिंग कि अभी एग्जाम सर पे है। जितना शांति से हर सेशन सुनोगे, आगे के सेशंस भी पोर्शन खत्म होने के बाद अटेंड करोगे, मेरे हो या किसी और के हो, जितने अटेंड करोगे उतना आपका भला होगा। नहीं नहीं मैं खुद पढ़ूंगा, मैं पढ़ लूंगा, मैं मेरे को भाई गए भाई घाई घाई एग्जाम आ रही एग्जाम, ऐसा करने से कोई पास नहीं होने में। टाइम टेबल बनाओ, शांतता ठेवा मराठी में बोलते हैं, शांतता ठेवा मराठी में बोलते हैं, हिंदी में शांति बनाए रखिए। जितना शांति से पढ़ोगे, जितना एक्साइट नहीं होगे, जितना कम डरोगे, जितना प्लान करोगे, उतने इजी लेवल पे पास होगे। जितना आप खुद खुद घुस जाओगे, खुद में स्विच ऑफ करके पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ऐसे लाखों लोग पढ़ते हैं और लाखों फेल होते हैं। 1 लाख लोग सीए करते हैं ना, सी फाउंडेशन, तो 75,000 लोग फेल होते हैं। तो 75,000 मतलब एक झुंड है फेल होने का, झुंड।
और वो 25,000 पास होता है। तो 25,000 पास होने का राज क्या है? बी पेशेंट, बी रिलैक्स्ड, फोकस ऑन समवन टू whom यू ट्रस्ट एंड जस्ट मूव ऑन विथ इट। अपना दिमाग मत लगाओ। छोटा है ना, आशीष सर हमें बैठे हैं, वो जैसा कहे एक सेटअप टाइम टेबल के सब चलो, पेशेंस रखो और चिल मारो, तो आप आराम से आपका फाउंडेशन पेश सबसे सबसे डेंजर सब डेंजर क्या बोलूं मैं, दुश्मन आपका कोई होगा तो वो है प्रेशर, नर्वसनेस। जिस एग्जाम में क्या होता है? ब्लैंक हो जाना, भूल जाना, याद ना आना, स्पीड कम हो जाना, बीमार पड़ जाना, बुखार आ जाना, बीपी लो हो जाना। ये सब फैक्टर्स को ना क्या कर दो भाई, हमारे को कुछ फर्क नहीं पड़ता, पास होने पे भी और फेल होने पे भी। हम तो मोक्ष मोक्ष वाले आदमी, कोई फर्क नहीं पड़ता, पास पे भी फेल। ये माइंडसेट वो नहीं खेलता है, मैक्सवेल खेले, ऋषभ पंत खेले, उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता क्या टाइम चल रहा है, वो मारेंगे, आउट तो आउट, खेलेंगे तो खेले। ये अप्रोच चाहिए, ये लेवल पे मेहनत पूरी करनी है, लेकिन सब, लेकिन पास फेल का कोई फिक्र ही नहीं। ये ऐसा इंसान ही चिल होता है। मैं आपको मेरी बात करूँ तो मेरे फाउंडेशन या इंटर हो, हर पेपर के लिए मेरे पास अलग क्लोथिंग, पूरा तैयार होके, रेडी होके, 1 घंटा पहले जाके बैठ जाता था पेपर पे एकदम चिल होके, नए शूज, नया टी शर्ट, ग्लेस ब्लेस। इतना शौक था मेरे को कि चिल होके जाने का। हम लोग को लगे साला इतना चिल कैसे है, हमने को भी नहीं आता है कुछ ना कुछ चीज़, हमको भी पता है, हमको अपने अंदर पता है, ठीक है, ऐसे का थोड़ी पता है मेरे को नहीं आता है। तो लगता है भाई ये तो सब लोग ऐसे ही आए। जितना आप चिल रहते हो ना, दिमाग ठंडा रखते हो, आपका पेपर आप सोच पाओगे, पॉजिटिव रहने पे आप हर चीज को याद कर पाओगे, और ऐसा करने पे आपके -20 नहीं होंगे। यानी हर पेपर में आपके खुद की गलतियों से 20 मार्क कम आएंगे, और वो भी आपने बचा लिए ना, तो आप ऐसे ही पास हो। आपको चाहिए ऐसे मार्क्स लूज करने? आप गधे थोड़ी हो, आप रोज 8 घंटा 10 घंटा बैठते हो, सुबह उधर, दोपहर को ऑनलाइन, शाम को इधर बैठते हो ना। 10 घंटा पढ़ने के बाद कोई फेल होगा, पसंद होगा? तो मशीन मत बनना कि बस पढ़ते रहे। कुछ अक्ल भी लगाना कि मुझे पास होना है, तो उसके लिए कॉमन सेंस थियरी क्या लगती है? सबसे कॉमन सेंस थियरी है खुश रहना, सिंपल रहना, फोकस करना। जिसके लिए मैं आपको रेगुलरली कहता हूँ कि आप इंटरैक्ट करो, वीडियो ऑन रखो, और जिससे आपकी कॉन्फिडेंस में भी फर्क पड़ जाता है। एज अ स्टूडेंट के आई एम इंटरेक्टिंग विद अ टीचर, आई एम आस्किंग अ डाउट टू अ टीचर, आई एम केपेबल टू आस्क अ डाउट टू अ टीचर। दो टाइप के होते हैं, एक फालतू और एक अच्छा वाला। कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को, जो भी पूछना है पूछो, लेकिन इंटरैक्ट करो। जिससे ये सब चीजें ना एग्जाम पे क्या लेके आती है? मैच्योरिटी लेके आती है एग्जाम पेपर पे, कि भाई मैं मैं कुछ हूँ, जो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ पेपर लिखने के लिए। वो 70% लोग जो फेल होने वाले हैं ना, उसमें यही खामी है, नर्वसनेस, भूल जाना, डर जाना, ये सब खामी वाले हैं। अब यही हटा दोगे ना, तो आप किस में आ जाओगे? वो 25,000 में, मैं पढ़ने की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ दिशा, आप डायरेक्टली कहाँ आ जाओगे? 20,000 25,000 में आ जाओगे। तुमको समझा? 75,000 में सच में ऐसे लोग हैं बहुत ज्यादा। आई होप आप उसमें से नहीं हो, आई एम श्योर आप उसमें से नहीं हो, बट थोड़ा सा पेशेंस रखना सीखो। आई सी यू नेक्स्ट क्लास, टेक केयर, सी यू, बाय बाय, टाटा, आओ, जय जिनेन्द्र, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।